हिम्मत है तो बुलंद कर आवाज का अलम, चुप बैठने से हल नहीं होने का मसला। कुछ ऐसी ही हिम्मत और जज्बा दिखाया विंग कमांडर अनुपमा जोशी जी ने, जिनके बदौलत आज भारतीय सेना में महिला अफसरों को भी स्थायी कमीशन मिल पाया। तो चलिए महिला दिवस के उपलक्ष्य में मिलवाते हैं आपको अनुपमा जी से। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद, मेरा सौभाग्य है। बिल्कुल, हमारा भी। मैम, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आप फ़ौज में गई, फ़ौज में शामिल हुई, हिस्सा रही, तो फ़ौज में जाने की प्रेरणा जो है वो कैसे मिली, कहाँ से मिली आपको? देखिए, जब हमने फ़ौज ज्वाइन किया 1992 की बात है, उससे पहले महिला थी नहीं। महिलाओं के लिए दरवाजे खुले ही नहीं थे, कोई बात भी नहीं थी कि महिला फ़ौज में आएंगी। तो कई बार होता है ना कि कुछ चीज़ हैं तो आपको लगता है कि मुझे भी ये करना चाहिए। हमारे लिए तो वो था ही नहीं एक। पर मैं हिस्ट्री की बहुत शौकीन थी, वॉर पिक्चरें बहुत देखते थे हम बचपन में, और एक क्या कहते हैं उसको, एक इंक्विजिटिवनेस होती थी कि हम क्यों नहीं, कि महिलाएं क्यों नहीं हो सकती हैं। महिलाएं पुलिस में आ गई थी, आप महिलाओं को अपने यूनिफॉर्म में देखा था हमारे टाइम पे, तो आपको लगता था कि एक और जो यूनिफॉर्म सर्विस की बात ही कुछ अलग होती है, तो इसमें महिलाएं क्यों नहीं आ सकती हैं। ये हम सोचते थे, सोच ही सकते थे क्योंकि था ही नहीं। पर जैसे कहते हैं किस्मत होती है कि जब मैं कॉलेज कर रही थी और जब मेरा टाइम आया तो सरकार ने दरवाजे खोल दिए हमारे लिए। और अगर प्रेरणा की बात कही जाए तो सर्विस में जाने की प्रेरणा, मतलब फ़ौज नहीं कह सकूंगी मैं उसको, पर सरकारी महकमे में जाने की शायद प्रेरणा मेरे पिताजी से आई। मेरे फादर भी फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर थे, तो ऐसा लगता था कि कुछ सरकारी ही काम करना है। पर शायद मुझे लगता है कि यूनिफॉर्म का जो होता है ना, पहनने का जो एक वो था कि कोई लॉजिक नहीं है कि जो यूनिफॉर्म पहनते हैं वो सिर्फ वही देशभक्त होते हैं, ऐसा मैं नहीं मानती हूँ। पर उसको पहन के मुझे लगता है कि शायद अपने आप देशभक्ति निकलने लगती है। तो वो काफ़ी समय कॉलेज के से मैं कहूँगी कि कॉलेज के समय से मेरे पास था ये जज्बा। तो मैम, आप काफ़ी समय तक रही, फिर हम ये जानना चाहेंगे कि क्या आपको लगता है कि महिला जो अफसर हैं उनके साथ उस टाइम पर भेदभाव होता रहा है या होता था? भेदभाव किस संदर्भ में आप कहना चाहिए? देखिए, पॉलिसी तो थी नहीं, क्योंकि जब हम लोग ने ज्वाइन किया तो ये कई चीज़ें नहीं थी, क्योंकि फ़ौज भी के लिए भी हम नए थे। हमारे उनके पास ये कई चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। उन्होंने पहले जैसे हम लोग का इंडक्शन की जब हम लोग गए फ़ौज में, तो उन्होंने बोला कि महिलाएं सिर्फ 5 साल तक रहेंगी और 5 साल के बाद फिर हम देखेंगे। तो बहरहाल ये होता है कि जो बाकी जो मेल ऑफिसर ज्वाइन करते हैं उन लोगों के लिए ये सब पॉलिसीज़ बड़ी क्लियरली बनी होती कि 5 साल के बाद आप इस रैंक में पहुंचेंगे, ये कोर्स करेंगे, उस कोर्स करने के बाद अगर आपने वो कोर्स कर लिया तो आपको दूसरा प्रमोशन मिलेगा। सो कई चीज़ें बड़े जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल सही के तरीके से आयन आउट रहती है। हमारे लिए थोड़ा कन्फ्यूजन था माइंड में कि सरकार ने भर्ती तो कर दी, और वो था कि हर स्टेप पे कि जब ये यहाँ पहुँचेंगे तब देखेंगे, यहाँ पहुँचेंगे तब देखेंगे। तो वो जिसे बोलते हैं ना एडहॉकिज्म, उस तरह से वो थोड़ा थोड़ा चलता रहा। और भेदभाव की बात करिए तो मुझे तो लगता है कि हमारा भेदभाव हमारी तरफ ज़्यादा था। और मैं पर्सनल तौर पे ये कहूँगी कि कई बार ऐसा होता था कि वो हमें एक महिला के तौर पे ट्रीट करते थे, ऑफिसर की तरह नहीं। तो हर जगह यही लड़ाई होती थी कि भैया हम भी ऑफिसर हैं, हमें ऑफिसर की दोनों की एक जैसे। हाँ, पर उनको लगता था अरे महिला हैं तो कई चीज़ें होंगी कि आपको डिस्काउंट दे देंगे, कि आप रात की ड्यूटी है तो चलो छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ें भाई, जब हम भी फौज में आए। तो भेदभाव ज़्यादातर मुझे उल्टा लगा कि ना हमें बढ़ के सराहा के रखना चाहा। शुरू में ये रहा कि महिलाएं को कुछ तकलीफ ना हो, कोई वो ना हो। पॉलिसी के मामले में थोड़े प्लानिंग जो थी वो उसमें बहुत टाइम लगा। पर ऐसा मेजर भेदभाव ऑफिसर काडर में नहीं था, पर लोगों को, मर्दों को एक्सेप्ट करना कि औरतों से आप कमांड लीजिए। अगर आपके नीचे कोई काम करते थे, और जो हम लोग बोलते हैं पर्सनल बिलो ऑफिसर्स रैंक जैसे जवान होते हैं,
वो लोग होते हैं। अब हम जब इंडक्ट हुए, हम 25-26 साल के लोग थे, तो लोगों को लगता था ये 26 साल की लड़की, और वो उनकी उम्र होती थी मेरी बेटी के बराबर की उम्र है, तो उन लोगों को थोड़ा ऑर्डर लेने से या हमसे वो करने से बहुत झिझक होती थी उस बात में। तो शायद कहीं ना कहीं यही एक बोल सकते हैं कि जो आपने स्थायी कमीशन का मुद्दा उठाया वो भी आपको लगा होगा यहाँ पे कि हमारे साथ इस तरीके से होता है ऑफिसर उसमें। हाँ, तो देखिए महिलाएं तो ऑफिसर ही कैडर में थी, उससे नीचे तो थी नहीं, अभी भी नहीं है। सो स्थायी कमीशन के लिए ये था कि 5 साल की सर्विस के बाद क्या, तो फौज का जो मैंने बोला ना, थोड़ी सी उनकी प्लानिंग जो थी वो गड़बड़ थी इस तब। अब मुझे लगता है कि ये है, पर हो सकता है कि हर व्यक्ति उस वक्त सोचता है कि ये जब आएंगे तब हम पॉलिसी बना लेंगे, फिर जब वो पहुंचेंगे तो हमने जब 5 साल पूरे किए तो हमने तो बोला कि हमें तो स्थायी कमीशन चाहिए, पर उन्होंने बोला कि 4 साल और कर लीजिए। जब हमारे 9 साल पूरे हुए तो उन्होंने बोला कि 6 साल और कर लीजिए। तो ऐसे टुकड़े टुकड़े में जो था ना वो मिल रहा था, तो उस टाइम बहुत ही गुस्सा आता था मुझे याद है कि अब शायद इतने साल हो गए हैं तो शायद वो चीज़ें ठंडी हो गई मेरे दिमाग में, पर अब मुझे याद है कि उस वक्त मुझे लगता था कि क्यों, ऐसा क्या है जिससे कि हम नहीं कर सकते, और जो मेल ऑफिसर्स हैं उनके कंपैरेटिवली। और हर बार मैंने केस भी लड़ा, उसमें मेरा बिल्कुल सिंपल प्रेयर थी कि मुझे स्थायी कमीशन मेरी काबिलियत पे दिया जाए, ये नहीं कि जेंडर के ऊपर कि मैं औरत हूँ या वो। अगर आप अच्छे हैं तो आपको लिया जाए, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। मेरा ये पॉइंट हरदम रहा है कि आपकी एफिशिएंसी के ऊपर आपको देखना चाहिए, आपको जेंडर के ऊपर नहीं देखना चाहिए। मैम, जब आपने स्थायी कमीशन को लेकर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया तो आपको लगा कि कुछ दबाव जो है किसी तरीके का आपने झेला हो आप? हाँ, ये तो मैं मानूंगी कि पहली बात तो इंटरनली बहुत चीज़ें होती हैं। हमारी सोसाइटी जैसी है कि जब आप इतना बड़ा कदम उठाने लगते हो तो बहुत लोग, अपने ही लोग बोलते हैं कि तुम एक ऑर्गेनाइजेशन से लड़ रहे हो, तुम अकेले हो, फौज से इतना लड़ रहे हो, उनके पास इतना कुछ है जो तुमको आंसर कर पाएंगी, तुम्हारे पास उतनी काबिलियत नहीं है क्योंकि तुम अकेले हो, और उनके पास पूरा ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारे अगेंस्ट बात करेगा। कई बात मुझे लग रहा था कि नहीं भी कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारे लोग थे जो ऑर्गेनाइजेशन में थे जो बोल रहे थे कि जो तुम बोल रही हो वो सही है, पर हमारे पास वो नहीं है, पावर नहीं है कि आपको हम ये दे सके। ये तो मिनिस्ट्री की बात है, ये तो गवर्नमेंट में जाएगा। पर शुरू में ये लगता था कि ये मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी कि मेरे अंदर उस समय तो जुनून ठहरा हुआ था। तो कोई भी कुछ मुझे बोलता था, मुझे तो ये लगता था कि यस, मैं तो कुछ गलत बोल ही नहीं रही हूँ, तो मुझे ये सोचने की ही मतलब नहीं था कि मुझे तो करना ही है। सो वो मेरा रवैया उस वक्त था। बहुत लोगों ने बोला, बहुत लोगों ने नसीहत भी दी कि छोड़ो। मैं चीफ से मिली, एक चीफ है हमारे, उनसे जब मैं मिली जाके, उन्होंने भी मुझे बोला कि बाहर इतना कुछ दुनिया खुल गई है वेमेन के लिए, कहीं भी तुम ज्वाइन कर सकती हो, तुम फौज पे ही क्यों अटकी हुई हो, करियर बनाने के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ है। तो मेरा यही था कि मैं करियर की, दाल रोटी की बात नहीं थी ये कि मतलब कि मेरी नौकरी है और मेरा घर नहीं चलने वाला, ये नौकरी मेरी चली जाएगी, वो मुद्दा था ही नहीं। ये मुद्दा ये था कि मुझे महिला होने के कारण आप क्यों नहीं दे रहे हैं। वो ही जैसे होता है ना कि वो अपने अधिकार की थी, सिर्फ वो अधिकार की बात थी, उससे आगे कोई बात नहीं थी। तो प्रेशर तो था बहुत ज़्यादा। पहले तो शुरू में ये था कि जब हम केस करने भी गए तो 10 बार सोचा कि एकदम से केस कर देंगे। बहुत लोगों ने बोला कि तुम्हारा तो करियर शायद आगे ना बढ़े, पर तुम्हारे हस्बैंड के करियर को फ़र्क पड़ेगा। जिस तरह से लोग सोचते हैं ये है, पोस्टिंग इधर हो जाएगी, ये सब तुमको झेलना पड़ेगा, सोच लो। पर जैसे कहते हैं कि अब हिस्ट्री इज़ देयर टू टेल यू द ट्रूथ, कि मैंने किसी की सुनी नहीं और मैंने वही किया जो मैंने ठीक समझा उस वक्त। मैम, मैं यही जानना चाह रही थी कि हौसला था, जज्बा था और उम्मीद कितनी थी, ये जानना चाहिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग उम्मीद बहुत कम थी, बहुत ही कम उम्मीद थी कि ये फैसला हमारे हित में होगा। मतलब हमने सोचा ही नहीं था जब हम निकले। तो मैं क्यों हम बोल रही हूँ कि जब मैंने शुरू में ये
लड़ाई लड़ने की कोशिश की तो एक दो लॉयर के पास गए, और वो ज़माना था, मतलब आपकी लिमिटेड इनकम है, आपको लॉयर को अफोर्ड करना है। लॉयर ने मुझे बोला कि आप 5-10 लड़कियों को अपने साथ जोड़ लीजिए, और वो जब जुड़ जाएंगी आपके साथ तो ये बड़ा केस बन जाएगा। और उस वक्त ही बहुत महिलाओं से मैंने बात की कि आप मेरे साथ जुड़ जाइए केस में। पर महिला दिवस है, और पर मैं ये कहना चाहूँगी कि महिला ही ने ही महिला का साथ नहीं दिया। उस वक्त मुझे इतने सारे जो मेरे मेल ऑफिसर्स थे वो हरदम मुझे सांत्वना देते थे कि जो तुम कर रही हो बिल्कुल ठीक है। मैं बहुत सारी महिला जो मेरे साथ थी, मैंने उनको बोला आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वकालतनामा साइन करो, बाकी सब मैं कर लूँगी। पर वो भी करने के लिए दिया। पर मेरे साथ एक ऑफिसर थी, फ्लाइट लेफ्टिनेंट रुखसाना, स्क्वाड्रन लीडर रुखसाना नाउ, तो उन्होंने मेरे साथ जुड़ा, तो हम दोनों फिर लगे रहे करने में। और हमको पूरा टाइम हम यही बात करते थे कि जीते ना जीते चलो छोड़ो, पर ज़िंदगी में ये गम नहीं रहेगा कि हमने ये कोशिश नहीं की। बिल्कुल। और वो कोशिश जो है कामयाब भी हुई, बहुत। इसका फ़ायदा आज हमारी भारतीय सेना में जितने भी महिला ऑफिसर हैं सबको मिल रहा है, वो सब जानते हैं, आपके बदौलत ही मिल रहा है। लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे कि ये फैसला जब आपके पक्ष में आया तो आपने खुद स्थायी कमीशन क्यों नहीं लिया? ये 2010 की बात है। तो हमने जब केस किया था तो मैंने फ़ौज 2008 में छोड़ दी थी, क्योंकि तब क्या हुआ था कि मेरा जो 16 साल जो सर्विस थी वो 2008 में ख़त्म हो रही थी, और तब तक कोर्ट का फैसला नहीं आया था। और आपने बिल्कुल ये बात सही कही कि उसके कारण हुआ। तो आज भी अभी थोड़े महीने पहले आर्मी का केस बोलते हैं जीते, फिर बोल रहे हैं नेवी का केस जीते, पर अगर आप उसमें डीप जाइए और पीछे देखिए तो हमारे केस के बाद है। तो पहले हमारा केस सबसे पहले था, उस केस के बदौलत फिर 10 साल बाद आर्मी वो केस जीती, वही केस चलता रहा। एयरफोर्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं गई, एयरफोर्स ने हाई कोर्ट में ही मान लिया, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में गए, फिर आर्मी वो जीती, फिर नेवी की ऑफिसर्स अब आई हैं वो जीती। सो वो जो बेस जो बनाते हैं वो हमने बनाया। और मैं क्यों नहीं लिया स्थायी कमीशन, उसका बहुत ही बड़ा बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मुझे अभी भी लगता है कि एक कॉन्फ्लिक्टिंग चीज़ें होती हैं कई बार आप ज़िंदगी में, ऐसा करिए। तो जब मैंने 2008 में फ़ौज छोड़ी तो मैंने एक कंपनी ज्वाइन की थी, और उस कंपनी ने वो थी माइक्रो फाइनेंस की कंपनी, और उस कंपनी ने मुझे इतना फ्रीडम दिया कि उन्होंने बोला कि तुमको देश में कहीं भी जाके तुम काम करना चालू करो, पैसा दे रहे थे, और वो कंपनी चालू करनी थी, स्टार्टअप जिसे कहते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला, तो मैंने बोला कि मैं उत्तराखंड जाना चाहूँगी। मुझे बहुत लगाव था कि अब मैं कभी भी ज़िंदगी में आके उत्तराखंड में काम करूँ। तो मैं देहरादून आई, कंपनी चेन्नई बेस्ड थी। उन्होंने मेरी सारी बात मानी और मुझे बोला कि तुम ठीक है उत्तराखंड में। मैंने देहरादून ऋषिकेश से चालू किया। कंपनी ने बहुत पैसा लगाया, बहुत जगह हमने गांव-गांव जाके अपनी जो ब्रांच खोली वहाँ पे, और काम चल ही रहा था जब मेरा ये फैसला आ गया। तो मेरे को लगता है कि मेरे पास है वो मॉरल डिलेमा जैसे कहते हैं ना, कि एक हो गया कि मैं वापस जाऊंगी। बहुत लोगों ने ये बोला, मेरे पेरेंट्स ने भी बोला कि वापस जाओ, सरकारी नौकरी है, पेंशन होगा, ज़िंदगी ये है। पर मेरे को नहीं लगता कि कंपनी ने मेरे पे भरोसा करके मेरी बात सुन के उत्तराखंड आई, वो चेन्नई से यहाँ, सारा इतना इन्वेस्टमेंट किया, मैंने कंपनी ज्वाइन की, और मैं एकदम से ऐसे उनको छोड़ के कि भैया मेरा तो अब हो गया, ये लो अपनी चाबी, और मैं निकली। और वो वक्त ऐसा था कि हम बिल्कुल चालू ही कर रहे थे। मैं आई थी, मैं CEO थी कंपनी की, और मैंने आके लोकल लोगों को हायर किया और हमने किया। अभी भी सहस्त्रधारा क्षेत्र ग्रामीण सर्विसेज थी पहले, अब उसको द्वारा ट्रस्ट का नाम है, उससे अभी भी चल रही है वो। तो मुझे ऐसा लगा कि मॉरली स्पीकिंग मुझे नहीं लगा कि सही होगा। और मुद्दे की बात यह है कि मेरा जो लड़ाई थी वो एक उसके ऊपर थी, एक हक के ऊपर थी, जो मिला। ये नहीं था कि मुझे मिला, ये मिला, पर हाँ ये हिस्ट्री क्रिएट हुई कि फ़ौज ने बोला कि आप वापस आ सकते हैं। तो वो रहा उस वक्त, पर मेरे को लगता है कि मैंने सही डिसीजन लिया उस वक्त की। जिसने हम पे विश्वास किया उसकी कंपनी छोड़ के अपने फ़ायदे के लिए जाना मुझे इस वक्त ठीक नहीं लगा। तो मतलब जज्बा देश के लिए तो तब भी रहा होगा अब भी। बिल्कुल बिल्कुल। पर माइक्रो फाइनेंस कर रहे हो या कुछ और काम कर रहे हो, सब काम तो देश के लिए ही हो रहा है।
मेरा ये मानना है। जो 4 स्टार विमेन ऑफिसर हैं, आज उनको स्थायी कमीशन का फ़ायदा मिल रहा है, जो आपकी ही लड़ाई का परिणाम है। महिला अफसर के पास वही जज्बा है, वही हौसला है जो जंग जीतने के काम आता है। इस पे क्या कुछ कहना है? क्यों आपको लगता है कि वो नहीं है? बिल्कुल है मैम, डेफिनेटली है। तो इसमें ये एक आपके पास जज्बा सबके पास होता है। हर हमारी सोसाइटी ने थोड़ा हमारे को ना कंडीशनिंग कर दी होती है। वो लोग सोचते, हम वो नहीं सोचते हैं, दूसरा हमारे बारे में ये सोचने लगता है। तो अगर मेरे को जंग में भेजना है तो मुझे जितनी चिंता नहीं होगी जितनी मेरे साथ मर्दों को चिंता होगी, क्योंकि हम जो सोशली ऐसे इंजीनियर्ड हैं कि आदमी जो है विमेन को प्रोटेक्ट करता है। उनको लगता है कि ये मेरा काम है ये करना, और अगर मैं वहाँ पे हूँ तो अगर मैं कुर्सी उठा रही होंगी तो जाहिर सी बात है, एक आदमी आएगा जल्दी बोलेगा मैं हाथ में, मेरे को जो लगता है कि मैं क्यों नहीं उठा सकती हूँ। पर वो भी गलत नहीं है, क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी है कि थोड़ा एक विमेन की तरफ प्रोटेक्टिव रही है। एक मुद्दा ये है, वही सोसाइटी जो है औरतों पे पीड़ना करती है, वही सोसाइटी में रेप हो रहे हैं, वही सोसाइटी विमेन को अब्यूज़ कर रही है। सो बड़ा भी कॉन्फ्लिक्टिंग रोल है इसमें। एक सारा रोल ही आई फील कि विमेन का होना चाहिए, जिनको अपने को प्रूव करना पड़ता है। मुझे दुख लगता है कि हमें बाहर जाके प्रूव करना पड़ता है, पर अगर हम नहीं करेंगे तो सोसाइटी कभी चेंज बदलेगी नहीं। तो अगर हमें ये बोला जाए कि आपको जाके जंग लड़नी है, और औरतें, और मैं सच बता रही हूँ आपको कि हम भी जब फौज में थे ज़्यादातर लोग थे जो सब काम करने को तैयार होते थे, पर थोड़ी बहुत होते थे जो ये बोलते थे कि अभी मेरा कई लोगों ने मुझे बोला, जैसे कि रात नाइट ड्यूटी थी तो मैंने लड़ा, मैंने बोला मैं तो करूँगी सारी ड्यूटी। तो कई लोगों ने मुझे बोला कि मैम क्यों आप कर रहे हो, अरे यार रात में कैसे जाएंगे। तो मैंने बोला फिर तुमको आना नहीं चाहिए था फ़ौज में। जब आप फ़ौज में आ रहे हो, आपको सारे रूल्स रेगुलेशन पता है, आप फुल होश व हवास में आ रहे हो, तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो आप नहीं कर सकते। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है, उसमें लिखित में क्लियर है। तो अगर आपके पास हौसला नहीं है तो आप तो अप्लाई ही ना करिए, और अगर हौसला है तो फिर वहाँ पे आखिर तक जाने के लिए तैयार रहिए। और अगर शहीद भी होना है तो मैं तो बोलती हूँ कि मुझे नहीं लगता कि कोई फ़र्क होना चाहिए। और ये मैंने बहुत बार कहा भी है और लिखा भी है कि जब कोई शहीद होता है ना किसी के घर में, तो आप लड़की शहीद हो या लड़का शहीद हो, दुख और मातम तो उतना ही मनेगा। तो मुझे ये नहीं समझ आता कि लड़की जाएगी। बहुत लोगों ने ये भी डिस्कशन किया कि अगर जंग हुई, लड़की बॉर्डर पे गई और उसको पाकिस्तान वालों ने पकड़ लिया, मैं पाकिस्तान इसलिए बोल रही हूँ कि हमारी लड़ाई वहीं चली है, अब तो शायद चाइना भी अलग खुल रहा है। तो अगर हमें पकड़ लिया और प्रिजनर ऑफ वॉर बना लिया तो हमारे साथ क्या सलूक होगा। तो मुझे लगता है कि अगर आदमी के साथ सलूक हो रहा है तो वो भी तो गलत है। तो आपको क्यों लगता है कि मेरे साथ सलूक जो होगा वो सही है, पर किसी आदमी के साथ हो रहा है वो चलो ठीक है। ऐसा नहीं, ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए। पर ये धीरे धीरे बदलाव आएगा, 1 2 3। अभी हमें ज्वाइन किए हुए 27 साल हो गए, 27-28 साल हो गए आपको 92 से अभी तक। और आप मानेंगी नहीं कि अभी भी देश में इतने लोगों को नहीं पता है कि हम 28 साल पहले औरतें फ़ौज में आ गई। वो तो अभी मीडिया में आने लगा, थोड़ा ये हुआ, न्यूज़पेपर में आया, परेड में देखा, दिल्ली रिपब्लिक डे में देखा, 2-4 चीज़ें, तो लोगों को लगता है अच्छा तब से आप थी। तो मैंने बोला कि जागरूकता नहीं थी ना कहीं बहुत प्राउड फील होता होगा, क्योंकि 92 से लेके मतलब 27 साल में आज हालांकि महिलाएं बहुत आगे बढ़ गई हैं, हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं, लेकिन उस दौर में आना महिला के लिए बहुत गर्व उस टाइम पे बहुत था। और पर मुझे ये लग रहा है कि 28 साल में जितना प्रगति होनी चाहिए थी ना उतनी हुई नहीं है। मतलब जैसे कि 28 साल में तो बिल्कुल नक्शा बदल जाना चाहिए था मेरे हिसाब से। अभी तक तो मुझे लगता है कि 50% जो है कि औरतें भर्ती हो जानी चाहिए थी, ये मेरा मानना था उस वक्त। पर अभी भी जो है काफ़ी स्लो इंडक्शन है औरतों का, और महिला क्यों नहीं आ रही हैं ये नहीं मुझे समझ आ पा रहा। पर 28 साल में अभी भी कि इन्फेंट्री में औरतें जा सकती हैं कि नहीं, उनको वो वाली ब्रांच दो। तो फ़ौज में जो अलग अलग ब्रांच होती है, जैसे एयरफोर्स में होती है फाइटर पायलट होता है, हेलीकॉप्टर पायलट होता है, फिर आप ग्राउंड ड्यूटी पे होते हो।
तो उनको लगता है कि विमेन को जो सॉफ्ट वाली जगह है ना वो दो। मिलिट्री आर्मी में भी होती है इन्फेंट्री, जो आप सामने जाके लड़ाई करें, तो उसमें रहने दो। विमेन को मेडिकल दे दो, जुडिशरी ब्रांच दे दो, सॉफ्ट वाली ब्रांचेस आप दे दो। तो अभी भी वो है। सो अभी वो फुल पैरिटी नहीं आई है। पैरिटी तब आएगी कि हर जगह, हर फील्ड, हर ब्रांच में महिलाओं के लिए दरवाजे खुले हों। कारण क्या लगता है मैम इसका? कारण वही मैंने जो आपको बताया कि उनको लगता है कि शायद जब अगर फ्रंट में जाएं, क्योंकि फाइटिंग फोर्स जिसे कहा जाता है फौज में, उनको लगता है कि फाइटिंग फोर्स में ऐसा नहीं हो कि कल को कोई हादसा ऐसा हो तो देश में क्या होगा कि देश की बेटी हो गई तो उसका इतना हल्ला मचेगा। कब होगा, क्या होगा और कब मचेगा, मुझे ये नहीं समझ आता। उसकी बात को सोच के वो करते हैं। दूसरा, उनको ये लगता है कि शायद अभी भी हमारी जो जवान की फोर्स है वो उस मकाम पे नहीं पहुंची कि अगर विमेन एक कमांड ले रही है, अगर एक औरत खड़ी है और आपकी पूरी बटालियन आपके साथ है और आप उसको वहाँ पे है कमांड कर रहे हैं और ग्राउंड में हैं, ग्राउंड की कंडीशंस कैसी हैं, रात में कहाँ सोना है, कहाँ पे टॉयलेट है, ये इतना किस्सा हो जाता है कि भैया टॉयलेट क्या है। मुझे तो आज तक समझ नहीं आया, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे कि मैं जंगल में भी हम जा सकते हैं जो भी है, पर जब ग्राउंड पे आप आएंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये सब चीज़ें माने, मेरे लिए नहीं, पर्सनली मैं बोलूँगी कि मुझे माने नहीं लगती। और जब आपने सोचा है कि आपने जाना है तो आपको उस कंडीशंस के साथ वो करना पड़ेगा। पर ये है कि जो सुपीरियर्स हैं वो सोचेंगे कि एक औरत है वहाँ 50 आदमी के साथ रात में रह रही है, ये है। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें उभर के आती हैं, ऐसी बातें होती हैं। वो तब होगा कि मेरा ये मानना है कि अब वक्त आ गया, जैसे मैंने बोला 28 साल हो गए हैं, तो ये वक्त आ गया कि औरतों को ऑफिसर ही नहीं, नीचे वाले रैंक में भी भर्ती करें। क्योंकि पुलिस में भी तो कांस्टेबलरी में हैं औरतें, ज़रूरी सारे ऑफिसर ही तो नहीं हैं। तो जब उसमें है तो फ़ौज में भी आप लीजिए, आप फ़ौज की एक महिला बटालियन बनाइए। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये महिला जो ऑफिसर हैं हमारी, उनके लिए चुनौतियां हैं ये सारी? किस तरह की चुनौतियाँ, मतलब? कि जिस तरीके से हम हमारे जो और हैं हमको उस वे में नहीं लेते, क्योंकि हम वो सब बिल्कुल चीज़ें है, कर बिल्कुल है, बिल्कुल है कि हर वक्त, हर समय पे तुमको एक प्रूव करना पड़ता है कि मैं भी ये कर सकती हूँ, मैं भी ये। पर एक होता है कि आप गए, सुबह से शाम तक आपने काम किया जैसे किसी ने काम किया और आप आ गए। पर महिला के लिए हर वक्त ऐसा लगता है कि कहीं, मैं अपना टाइम बता रही हूँ, अभी वही है कि 28 साल पहले ये सब था, अभी आया है बदलाव। उस टाइम पे मुझे ये लगता था कि मैं कुछ भी करूँगी तो शायद मुझे सब लोग देख रहे हैं, मैं कुछ गलत करूँगी तो वो क्या होता था कि लगता था कि वो अनुपमा गलत नहीं कर रही है, वो एक महिला गलत कर रही है अगर मैं कुछ करूँ। तो मुझे हरदम एक प्रेशर होता था, जो ऐसा लगता था कि सब मुझे देख रहे हैं और मुझे इतना कॉन्शियस होती थी कि कुछ गलती ना हो, क्योंकि कुछ गलती होगी तो पूरी उसके ऊपर आ जाता ना कि महिलाएं ऐसी हैं। चाहे मैं वो गलती करूं या एक आदमी गलती करे ना, तो आदमी की तो चलो पर्सनली देखी जाएगी ये आदमी ऐसा, पर मैं गलती करूंगी तो देखो इनका तो पता ही था महिला ऐसी ही हैं, ये है। सो हर वक्त एक जो होता है ना कि यू आर बीइंग वॉच्ड, आपको लग रहा था कि सब तरह से आपको कोई देख रहा है। तो ये चुनौतियाँ तो हैं ही, अभी भी चल रही हैं। मैम, ये भारतीय सेना में महिला अफसरों की बात हो गई, लेकिन उत्तराखंड की महिलाओं को आप आज किस रूप में देखती हैं और वो कैसे सशक्त हो सकती हैं? देखिए, मैं मानती हूँ कि उत्तराखंड में महिला ज़्यादा सशक्त है मर्दों से। मर्दों के बारे में ना कहा जाए तो बेहतर है, मैं उसके ऊपर एक पूरा इंटरव्यू दे सकती हूँ कि हमारे उत्तराखंड के जो मर्द हैं, जो वो, मुझे तो लगता है कि उन्होंने हमारी स्टेट को नीचे लाया। एक स्टडी है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने की थी, उसमें ये बताया था कि महिलाएं जो होती हैं, पहाड़ की महिलाएं, वो स्पेशली उसमें बोला जाएगा कि इंडिया में उत्तराखंड हो चाहे हिमाचल हो, जहाँ पे पहाड़ों की महिलाएं हैं, वो 80% ज़्यादा मेहनती होती हैं मर्दों से। वो बात अलग है कि उनकी मेहनत शायद घर में होती है या गांव में आप चारा उठा रहे हैं, भैंस को देख रहे हैं, घर को चला रहे हैं, उस मेहनत को आप नहीं आगे ला पा रहे हैं, मतलब उसको मान्यता नहीं दे पा रहे हैं आप। पर मेहनत के मामले में तो मुझे नहीं लगता कि पहाड़ी औरतों से ज़्यादा कोई मेहनती हो सकता है। फ़ौज में आने के लिए तो मुझे लगता है हम लोग बिल्टी हैं, मतलब जो पहाड़ी लोग
औरतें हैं वो ऊपर नीचे चढ़ती हैं, थोड़ा फिजिकली भी फिट रहती हैं, और तो हमारे लिए तो एक नेचुरल वो है कि पहाड़ी औरतों के लिए तो फ़ौज में आना मुझे लगता है कि बहुत ही नेचुरल सा फ्लो है। दो उत्तराखंड के बहुत सारे मर्द भी उसमें रहे, फ़ौज में रहे हैं। ये तो हमारी रेजिमेंट्स हैं, गढ़वाल रेजिमेंट, कुमार रेजिमेंट। पर जिस एक्चुअली अगर हम, मुझे स्टैटिस्टिक्स नहीं पता होंगे, पर अगर आप स्टेट का रिप्रेजेंटेशन और पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो उत्तराखंड की महिला का रिप्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी कम है, हमारी महिला की पॉपुलेशन इतनी कम है। तो अगर 4 भी निकली हैं 100 में से 4, मतलब 40% हैं जो, तो मेरे हिसाब से परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो महिला का रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है। युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं के लिए मतलब आप दोनों जेंडर की बात कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा आजकल ये मानना है, मेरा बेटा भी बड़ा हो गया है, मुझे लगता है कि ये अब जो नई जनरेशन है, शायद आप भी उसी जनरेशन के हों, पर ये सब पे लागू नहीं होता, पर ये मैं कहना चाहती हूँ कि ना आजकल की जनरेशन बहुत जल्दी में है, उनमें ठहराव नहीं है, उनको हर चीज़ बहुत जल्दी चाहिए। आपके पास इतना इन्फॉर्मेशन आ गया है, सब कुछ चीज़ें मोबाइल पे हैं, सब व्हाट्सएप पे आ जाता है, न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम नहीं है किसी के पास, क्योंकि न्यूज़ वो 2 मिनट में आप फ़ोन पे देख लेते हैं। तो ये जिस जल्दी में ये जनरेशन आगे युवा जा रहे हैं ना, एक दिन आएगा कि जो जिसे कहा जाए कि आपको समझ नहीं आएगा कि ये रास्ता कहाँ पहुँच गया। इतनी जल्दी जल्दी में पहुँचे ना, और कहीं ऐसी जगह पे पहुँच जाओगे आप कि आपको समझ नहीं आएगा कि मैं कहाँ हूँ। तो मुझे लगता है कि इस पीढ़ी को बहुत के हाथ में बहुत कुछ है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन जो है देश की 50% से ज़्यादा जो है वो युवा पॉपुलेशन है, और उनके ऊपर हमारा फ्यूचर निर्भर करता है। तो मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा लाइफ की पेस को कम करना चाहिए। एक चीज़ बहुत अच्छी है आजकल के युवाओं में कि उनके ऊपर वॉइस है। शायद हमारे टाइम पे बहुत लोगों में जो थी ना, वो हिम्मत इतनी नहीं थी, या मीडिया नहीं था, या जो भी कहा जाए कि आगे आके अपनी बात कह सकें। आजकल है, ये है, एंड ये बहुत ही हेल्दी चीज़ है। और मेरा तो यही संदेश रहेगा युवाओं से कि आप लोगों के बेसिस पे हमारी जो कंट्री है ना, उसका फ्यूचर है कम्प्लीटली। जो आप करोगे उसके बेसिस पे हमारा भी फ्यूचर होने वाला है, और आगे जनरेशन में। तो जो भी आप लोग करो, मतलब सोच समझ के और जल्दबाजी में ना करो। मैम अभी थोड़ा पीछे जाना चाहेंगे, क्योंकि महिलाओं की बात आई थी, उत्तराखंड की महिलाओं की जिक्र किया था, और ये भी कहा था कि महिलाएं जो हैं बहुत अच्छे तरीके से मेहनत भी करते हैं और काफ़ी अच्छी सशक्त भी हुई है। अभी हाल ही में जो है उत्तराखंड जो पुलिस है उसमें महिला कमांडो शामिल हुआ है, तो काफ़ी अच्छी बात भी है। देश भर के चौथे राज्य के रूप में उत्तराखंड आया है, तो कहीं ना कहीं क्या कहना चाहेंगे कि उत्तराखंड में मतलब पुलिस का दस्ता में जो है महिला कमांडो शामिल, मतलब इससे अच्छा कुछ नहीं। आज किसी ने फेसबुक पे डाला था, तो मैंने उसमें कमेंट यही लिखा था कि इस सरकार ने पहली बार कोई अच्छा काम किया है। यही कहना चाहूँगी। ये मेरा पर्सनल अगेन व्यू है कि इस दौर में इससे अच्छा काम नहीं हो सकता था। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप कर भी सकते हो कि नहीं, जब महिलाएं सामने आएंगी। और ये एग्जाम्पल मैंने बहुत बार भी दिया है कि अगर मैं पूछती हूँ कि अगर आप अपनी एक टीम बना रही हैं, आप तो महिला हैं, मैं मान लीजिए कि आप एक आदमी हैं, और मैं किसी आदमी से पूछूंगी कि अगर आप एक बॉक्सिंग की टीम बना रहे हो और 2 लोग होने चाहिए उस बॉक्सिंग की टीम में, मैं आप ही से पूछूंगी कि आप एक मर्द को लोगे कि मैरी कॉम को लोगे अपनी टीम में? अगर को लोगे, क्योंकि वो बेटर है, तो क्योंकि उसको बॉक्सिंग आती है। ये ज़रूरी नहीं कि वो मर्द को आती हो। तो कमांडो में भी जब आप ट्रेन करोगे तो आप उनसे बेहतर क्यों नहीं हो सकते? वहाँ पे जेंडर की बात कहाँ आ रही है? तो अगर आपको ट्रेनिंग मिलेगी और आप वो जो स्किल है वो सीखोगे, तो यू कैन बी बेटर देन एनीबडी। उससे भी अच्छे हो सकते हो। जैसे मैरी कॉम है, वो किसी भी मर्द से बेटर होंगी बॉक्सिंग में, जबकि ट्रेडिशनली माना जाता था कि बॉक्सिंग एक मर्दों का खेल है। धन्यवाद मैम हमसे बात करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ
पूर्व विंग कमांडर अनुपमा जोशी जी। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे किसी महिला शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।